नमस्कार। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बेहद अहम और सच कहूं तो थोड़े पेचीदा विषय भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक है ही ऐसा। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, हमारा मिशन है उनमें से सबसे जरूरी जानकारी निकालकर इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपके लिए समझने में आसान बनाना। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये नागरिकता या सिटीजनशिप आखिर होती क्या है, और एक नागरिक सिटीजन और एक विदेशी एलियन में बुनियादी फर्क क्या है? हाँ देखिए, हर मॉडर्न देश की तरह भारत में भी बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, नागरिक यानी सिटीजन्स और विदेशी यानी एलियंस। सिटीजन्स जो हैं वो देश के फुल मेंबर्स होते हैं। उनकी निष्ठा, उनकी लॉयल्टी देश के प्रति होती है और उन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल अधिकार मिलते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ एलियंस किसी और देश के नागरिक होते हैं, तो जाहिर है उन्हें भारत में वो सारे अधिकार नहीं मिलते जो नागरिकों को मिलते हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि विदेशियों में भी दो कैटेगरीज होती हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। ये क्या है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। फ्रेंडली एलियंस उन देशों के नागरिक हैं जिनसे भारत के रिश्ते सामान्य हैं, अच्छे हैं। एनिमी एलियंस वो होते हैं जिनके देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ओके। और कानून की नजर में एनिमी एलियंस को फ्रेंडली एलियंस से भी कम अधिकार मिलते हैं, जैसे संविधान का आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 मतलब वो गिरफ्तारी और नजरबंदी वाली सुरक्षा। हाँ बिल्कुल, वो सुरक्षा एनिमी एलियंस को हासिल नहीं है। ये तो सच में एक बड़ा अंतर है। तो फिर भारतीय नागरिकों को ऐसे कौन से खास अधिकार या स्पेशल राइट्स मिलते हैं जो एलियंस को, चाहे वो फ्रेंडली ही क्यों ना हो, नहीं मिलते? हाँ, भारतीय संविधान सिर्फ अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार रिजर्व रखता है। अगर मोटा मोटा देखें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। हाँ, ये तो बहुत बेसिक है। बिल्कुल। फिर आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता। हाँ। आर्टिकल 19 जिसमें वो सारी स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। और आर्टिकल्स 29 और 30 जो कल्चरल और एजुकेशनल अधिकार हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में वोट देने का अधिकार। हाँ, ये तो सिर्फ नागरिकों को ही होगा। और संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और फिर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, पब्लिक ऑफिसेज, जो सिर्फ भारतीय नागरिक ही संभाल सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। समझ गया। जाहिर है अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य यानी ड्यूटीज भी जुड़ी होंगी नागरिकों की। बिल्कुल। नागरिकों से ये अपेक्षा तो रहती ही है कि वे देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाएं, जैसे टैक्स देना, पेइंग टैक्सेस, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, डिफेंडिंग द कंट्री वगैरह। हमारे सोर्सेज में एक दिलचस्प तुलना भी है। भारत में प्रेसिडेंट बनने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी बन सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत में सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरलाइज्ड सिटीजन दोनों प्रेसिडेंट पद के लिए एलिजिबल है। जबकि यूएसए में सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। काफी अलग है। चलिए अब जरा संवैधानिक प्रावधानों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। संविधान नागरिकता के बारे में क्या कहता है? देखिए, संविधान का पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल्स 5 से 11 तक है, वो सिटीजनशिप से डील करता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान में नागरिकता पर कोई बहुत डिटेल्ड या परमानेंट व्यवस्था नहीं दी गई है। अच्छा, तो फिर क्या है उसमें? ये मुख्य रूप से ये बताता है कि संविधान लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को कौन लोग भारत के नागरिक बने, उनकी पहचान करता है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, मतलब एक्विजिशन, या कैसे खत्म होगी, लॉस, इस पर संविधान ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो फिर ये कैसे तय होता है? संविधान ने ये शक्ति संसद, पार्लियामेंट को दे दी आर्टिकल 11 के तहत कि वो इस पर कानून बनाए। तो संसद ने शक्ति का इस्तेमाल किया होगा, जरूर किया होगा। हाँ बिल्कुल, संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करके सिटीजनशिप एक्ट 1955
यानी नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इसी कानून में नागरिकता हासिल करने और खोने के तरीके बताए गए हैं और इसमें समय समय पर संशोधन अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं जो संविधान में है। 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक बना? आपने कहा 4 कैटेगरीज थी। हाँ, संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग नागरिक बने। पहला, वो व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास था, डोमिसाइल था। डोमिसाइल का मतलब है किसी जगह पर स्थायी रूप से रहने का इरादा। इरादा, ठीक है। हाँ, तो जिसका डोमिसाइल भारत में था और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी होती हो। ए, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या बी, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या सी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, पहली कैटेगरी साफ है। दूसरी कैटेगरी वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, माइग्रेट हुआ हो। शर्त ये कि वो या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। इसमें भी 2 स्थितियां थी। ए, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुआ और तब से भारत में रह रहा हो तो वो नागरिक बन गया। और अगर उसके बाद आया हो? बी, अगर वो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद माइग्रेट हुआ तो उसे नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। अच्छा, पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी प्रावधान थे। तीसरी कैटेगरी? तीसरा वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन बाद में भारत वापस लौट आया रीसेटलमेंट के लिए, पुनर्वास परमिट पर। उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और उसके लिए भी वही 6 महीने भारत में रहने की शर्त थी। ठीक है, और चौथी कैटेगरी वो व्यक्ति जो खुद या जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वो खुद भारत से बाहर रह रहा हो, ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर उसे विदेश में भारत के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ने भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लिया हो तो वो भी नागरिक बन गया। ये खास तौर पर ओवरसीज इंडियंस के लिए था जो भारतीय नागरिकता चाहते थे। तो ये व्यवस्था तो संविधान लागू होने के समय नागरिक कौन बना इसके लिए थी। इसके अलावा नागरिकता पर और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 9, 10, 11 का आपने जिक्र किया था। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब नो ड्यूअल सिटीजनशिप। हाँ, ये सिंगल सिटीजनशिप का आधार है। बिल्कुल। आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या माना गया है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन नागरिक बना रहेगा। मतलब नागरिकता पर संसद कानून बना सकती है। और आर्टिकल 11? और आर्टिकल 11, जैसा हमने पहले कहा, संसद को नागरिकता के एक्विजिशन और टर्मिनेशन यानी अर्जन और समाप्ति और इससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। और इसी आर्टिकल 11 की शक्ति से संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। तो इस एक्ट में नागरिकता पाने यानी एक्विजिशन और खोने यानी लॉस के क्या तरीके बताए गए हैं? बिल्कुल। सिटीजनशिप एक्ट 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके बताता है। 5 तरीके, ओके। हाँ, जन्म से बाय बर्थ, वंश से बाय डिसेंट, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन और किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पहले एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी प्रावधान था, पर उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा हटा दिया गया। चलिए इन 5 तरीकों को थोड़ा समझते हैं। पहला, बाय बर्थ यानी जन्म से नागरिकता। इसमें क्या प्रावधान है? हाँ, जन्म से नागरिकता के नियम समय के साथ बदलते रहे हैं और ये एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच नियम बहुत सीधा था। भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों। मतलब जस सौली मिट्टी का सिद्धांत एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। लेकिन फिर 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति के लिए शर्त थोड़ी कड़ी हुई। अब जन्म के समय उसके माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। अच्छा, एक का होना काफी था? हाँ,
लेकिन 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति के लिए नियम और सख्त हो गया। अब उसे तभी नागरिक माना जाएगा जब उसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हो या फिर एक माता-पिता भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट न हो। इलीगल माइग्रेंट ना हो, ये एक महत्वपूर्ण शर्त जुड़ गई। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक अपवाद एक्सेप्शन हमेशा से रहा है। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों फॉरेन डिप्लोमैट्स और शत्रु विदेशियों एनिमी एलियंस के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिक नहीं बन सकते। समझ गया। तो जन्म से नागरिकता के नियम धीरे धीरे सख्त होते गए। अब दूसरा तरीका, बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर, ये किनके लिए? ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, मतलब जस सैंग्विनिस, रक्त का सिद्धांत। इसके नियम भी बदले हैं। पहले 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच विदेश में जन्मे व्यक्ति को तभी नागरिक माना जाता था अगर जन्म के समय उसका पिता फादर भारत का नागरिक था। सिर्फ पिता? हाँ, पहले सिर्फ पिता की नागरिकता देखी जाती थी, लेकिन 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद विदेश में जन्मे व्यक्ति के लिए ये नियम बदला गया। अब जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक, आइदर पेरेंट, भारतीय नागरिक हो तो वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती थी। ये जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक कदम था। ये तो अच्छा बदलाव था। हाँ, फिर 3 दिसंबर 2004 से एक और शर्त जोड़ दी गई। ऐसे बच्चे का जन्म 1 साल के भीतर विदेश में भारतीय दूतावास इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराना होगा या फिर विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार की अनुमति से बाद में भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। हाँ, और साथ ही माता पिता को ये लिख कर देना होगा कि बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। एक और बात है इसमें, अगर कोई नाबालिग माइनर वंश के आधार पर भारत का नागरिक बनता है और उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता भी है, ड्यूअल सिटीजनशिप वाला मामला, हाँ, तो उसे 18 साल का होने के 6 महीने के भीतर दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी होगी, वरना उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये भी साफ है। तीसरा तरीका है बायर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा। ये किन लोगों का लागू होता है? केंद्र सरकार कुछ खास कैटेगरीज के लोगों को, अगर वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, आवेदन करने पर नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकती है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या PIO, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने से पहले कम से कम 7 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहे हों। PIO कौन होते हैं, थोड़ा साफ कर देंगे? हाँ, PIO मोटे तौर पर वो व्यक्ति माना जाता है जिसका जन्म या जिसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। ठीक है, तो PIO जो 7 साल से भारत में रह रहे हों। और कौन? ऐसे PIO जो भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में सामान्यतः रह रहे हों। वो व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पहले 7 साल से सामान्यतः भारत में रह रहा हो, शादी के आधार पर। ठीक है। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति जो खुद या जिसके माता पिता में से कोई पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और आवेदन से ठीक पहले 12 महीने से सामान्यतः भारत में रह रहा हो, और पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति जो 5 साल से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत है और आवेदन से पहले 12 महीने से सामान्यतः भारत में रह रहा हो। काफी सारी कैटेगरीज हैं इसमें। हाँ, और इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ, ओथ ऑफ एलिजेंस, लेनी होती है। ठीक है। चौथा तरीका बाय नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण द्वारा। ये क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं? ये शायद उन विदेशियों के लिए है जो PIO नहीं है। हाँ, बिल्कुल। नेचुरलाइजेशन का मतलब है जब कोई विदेशी नागरिक जो PIO नहीं है कुछ शर्तें पूरी करके भारतीय नागरिकता हासिल करता है। केंद्र सरकार आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को जो इलीगल माइग्रेंट न हो, नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे सकती है अगर वो कुछ योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस रखता हो। क्या योग्यताएं? पहली, वो ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को नेचुरलाइजेशन से नागरिक बनने से रोका जाता है, मतलब रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। दूसरी, अगर उसके पास किसी और देश की नागरिकता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिलने पर
उस देश की नागरिकता त्यागने का वचन देना होगा। सिंगल सिटीजनशिप का नियम यहाँ भी लागू होता है। हाँ, ये तो जरूरी है। और उसे भारत में रहने की अवधि पूरी करनी होगी। आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो, और उक्त 12 महीनों से पहले के 14 वर्षों के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 11 साल भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। 11 साल, ये तो काफी लंबा समय है। अच्छा, ये एक लंबी अवधि है। इसके अलावा उसका चरित्र अच्छा, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। उसे संविधान की 8वीं अनुसूची 8th स्केड्यूल में शामिल किसी एक भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान, एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। अच्छा, भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। हाँ, और नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने पर उसका इरादा भारत में रहने का या भारत सरकार के अधीन या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सदस्य है उसके अधीन या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या निकाय के अधीन सेवा में प्रवेश करने या जारी रखने का हो। हालांकि सरकार इसमें कुछ छूट दे सकती है। छूट? कैसे छूट? अगर किसी व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा, डिस्टिंग्विश सर्विस की हो, तो सरकार इनमें से कुछ या सभी शर्तों को माफ कर सकती है। और हर नेचुरलाइज्ड नागरिक को भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। समझ गया। और आखिरी 5वां तरीका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाविष्ट करने पर, यह कैसे काम करता है? ये काफी सीधा है। अगर कोई विदेशी क्षेत्र, फॉरेन टेरिटरी, भविष्य में भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार ये निर्दिष्ट करती है, स्पेसिफाई करती है कि उस क्षेत्र के लोगों में से कौन भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति एक अधिसूचित तिथि, नोटिफाइड डेट से भारत के नागरिक बन जाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 जारी किया था। गोवा, दमन और दीव के लिए भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, अब जरा असम अकॉर्ड से जुड़े विशेष प्रावधानों पर आते हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में है। ये क्या थे? हाँ, 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करके असम समझौते, असम अकॉर्ड को लागू करने के लिए कुछ खास प्रावधान जोड़े गए थे। ये मुख्य रूप से बांग्लादेश से असम में आए लोगों की नागरिकता के मुद्दे से संबंधित थे, जो विदेशियों का मुद्दा था वहाँ। क्या प्रावधान थे? इसमें 2 मुख्य बातें थीं। पहला, बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो असम में अपनी एंट्री की तारीख से सामान्य रूप से रह रहे हैं, उन्हें 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, डीम्ड सिटीजन्स। दूसरा, बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए भारतीय मूल के व्यक्ति जो अपनी एंट्री की तारीख से असम में सामान्य रूप से रह रहे हैं और जिन्हें विदेशी, फॉरेनर के रूप में पहचाना, डिटेक्ट किया गया है, उन्हें खुद को पंजीकृत कराना होगा। रजिस्टर कराने के बाद ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को विदेशी के रूप में पहचाने जाने की तारीख से 10 साल की अवधि समाप्त होने पर सभी उद्देश्यों के लिए भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 10 साल की इस बीच की अवधि में उन्हें वोट देने के अधिकार, राइट टू वोट को छोड़कर भारत के नागरिक के समान अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्राप्त होंगे। मतलब 10 साल तक वोट दे सके, बाकी अधिकार मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुई नागरिकता पाने की बात। अब नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? What are the ways for loss of citizenship? हाँ, 1955 का अधिनियम नागरिकता खोने के 3 तरीके बताता है, चाहे नागरिकता इस एक्ट के तहत मिली हो या संविधान के तहत। ये है त्याग, रेनंसिएशन, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन और वंचित करना, डेप्रिवेशन। पहला, रेनंसिएशन, ये क्या है? रेनंसिएशन मतलब स्वैच्छिक त्याग। कोई भी वयस्क और सक्षम भारतीय नागरिक, फुल एज एंड कैपेसिटी, अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है, डिक्लेरेशन फाइल करके। जब ये घोषणा पंजीकृत, रजिस्टर हो जाती है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता। इसमें कोई शर्त? हाँ, एक शर्त है। यदि ऐसी घोषणा युद्ध के दौरान की जाती है जिसमें भारत शामिल है, तो केंद्र सरकार उसका पंजीकरण रोक सकती है, सिक्योरिटी रीजन से। और एक और अहम बात, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा, माइनर चाइल्ड, भी भारतीय नागरिकता खो देता है।
बच्चे की भी नागरिकता चली जाती है। हाँ, हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वो भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ओके। दूसरा तरीका, टर्मिनेशन, बर्खास्त की। हाँ, टर्मिनेशन तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेस किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है। जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। ये तो आर्टिकल 9 वाला ही सिद्धांत हुआ। बिल्कुल, वही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। ये प्रावधान भी युद्ध के दौरान लागू नहीं होता जिसमें भारत शामिल हो। ठीक है। और तीसरा तरीका, डेप्रिवेशन, वंचित करना। ये कैसे होता है? डेप्रिवेशन यानी वंचित करना, ये केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है, कंपल्सरी टर्मिनेशन। सरकार कुछ खास आधारों पर नागरिकता छीन सकती है। किन आधारों पर? कई आधार हैं, जैसे अगर नागरिक ने धोखाधड़ी, फ्रॉड से नागरिकता प्राप्त की हो, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता, डिसलॉयल्टी दिखाई हो, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार, अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी किया हो। गंभीर आरोप है ये तो। हाँ, डी, नागरिक पंजीकरण या प्राकृतिकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद, इम्प्रिजन्ड हुआ हो। और ई, नागरिक लगातार 7 वर्षों तक सामान्य रूप से भारत से बाहर रहा हो। 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता जा सकती है? हाँ, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर वो छात्र है या सरकारी सेवा में है और हर साल भारतीय वाणिज्य दूतावास, कॉन्सुलेट में अपनी नागरिकता बनाए रखने का इरादा दर्ज कराता है, तो नागरिकता नहीं जाएगी। समझ गया। तो ये 3 तरीके हैं नागरिकता खोने के। ठीक है, ये नागरिकता पाने और खोने के तरीके हुए। अब एक और महत्वपूर्ण फीचर पर आते हैं, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। भारत एक संघीय देश है, फेडरल कंट्री, कई राज्य हैं, लेकिन नागरिकता सिर्फ एक ही है, भारतीय नागरिकता। अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह राज्य की अलग और देश की अलग यानी दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप क्यों नहीं है भारत में? इसका क्या कारण था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय संविधान का। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में भाईचारे, फ्रेटर्निटी और एकता, यूनिटी को बढ़ावा देना। संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच नागरिकता के आधार पर कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसा कि दोहरी नागरिकता वाले देशों में हो सकता है, जहां राज्य अपने नागरिकों को नौकरियों या अधिकारों में प्राथमिकता दे सकते हैं और दूसरों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। हाँ, ये तो एक बड़ा खतरा हो सकता था। बिल्कुल। भारत में सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों, इक्वल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स का आनंद लेते हैं। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि ये अधिकार सिर्फ मेरे राज्य के नागरिकों को मिलेंगे। लेकिन क्या इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस भी हैं? कहीं पर भेदभाव की अनुमति दिखती है? हाँ, बिल्कुल। इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद व्यवहार में दिखते हैं। 4 प्रमुख बिंदु हैं जहां एकल नागरिकता का सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं होता या उसमें कुछ न्यूआंस है। अच्छा, क्या है वो? पहला, संसद, पार्लियामेंट को आर्टिकल 16 के तहत ये अधिकार है कि वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ रोजगार, एम्प्लॉयमेंट्स या नियुक्तियों, अपॉइंटमेंट्स के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास, रेजिडेंस को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। मतलब सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल की शर्त? हाँ, कुछ खास नौकरियों के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है। एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 बना भी था, जो 1974 में समाप्त हो गया। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आर्टिकल 371D के तहत अभी भी ऐसे विशेष प्रावधान मौजूद हैं। ओके, पहला अपवाद ये हुआ। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन निवास स्थान, रेजिडेंस के आधार पर नहीं। ये एक बारीक बात है। मतलब? इसका मतलब है कि राज्य उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ या वरीयता दे सकता है जो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आते हैं। जैसे कोई राज्य अपने रेजिडेंट्स के लिए शिक्षा शुल्क में रियायत दे सकता है, फीस में कंसेशन। अच्छा, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है। हाँ। तीसरा, मूवमेंट और रेजिडेंस की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में है,
वो अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की सुरक्षा के अधीन है, यानी बाहरी लोगों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने, रहने और बसने का अधिकार प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ये उनकी विशिष्ट संस्कृति, डिस्टिंक्टिव कल्चर, भाषा, लैंग्वेज, रीति रिवाजों, कस्टम्स को बचाने और शोषण से उनके पारंपरिक व्यवसायों और संपत्ति की रक्षा के लिए है। ठीक है, और चौथा अपवाद? हैज बन गया है। वो 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य से जुड़ा था। आर्टिकल 370 और 35A के तहत वहाँ की विधायिका को ये अधिकार था कि वो राज्य के स्थायी निवासी परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है ये परिभाषित करे, और ऐसे स्थायी निवासियों को ही कुछ विशेष अधिकार और विशेषाधिकार स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे राज्य सरकार की नौकरी, राज्य में जमीन खरीदना, बसना और छात्रवृत्ति वगैरह। हाँ, ये तो काफी चर्चा में था। बिल्कुल, लेकिन अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को बदला गया, आर्टिकल 35A हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। तो वो विशेष स्थिति अब समाप्त हो गई है। तो एकल नागरिकता का उद्देश्य भले ही एकता हो, लेकिन जमीनी हकीकत में निवास या अन्य आधारों पर तनाव या भेदभाव की स्थितियां, जैसे कभी-कभी होने वाले सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत मुद्दे, ये बताती हैं कि चुनौतियां तो हैं। हाँ, चुनौतियां तो बनी हुई हैं। संवैधानिक आदर्श और जमीनी हकीकत में हमेशा एक अंतर रहता है। खैर, अब बात करते हैं उन भारतीयों की जो विदेशों में बसे हैं। उनके लिए OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम लाई गई थी। ये क्या है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहल थी। भारत सरकार चाहती थी कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों यानी ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा से रिश्ते मजबूत किए जाएं, उन्हें भारत से जोड़ा जाए। इसके लिए 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, सिंघवी कमेटी। हाँ, उनकी सिफारिशों के आधार पर सिटीजनशिप एक्ट में 2003 में संशोधन करके OCI का प्रावधान लाया गया। शुरुआत में ये 16 निर्दिष्ट देशों के PIOs पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर के लिए था। फिर 2005 के अधिनियम ने इसका दायरा बढ़ाकर सभी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर के PIOs तक कर दिया, बशर्ते उनके गृह देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हों। तो क्या OCI एक तरह की दोहरी नागरिकता है? नहीं, ये साफ करना बहुत जरूरी है। OCI वास्तव में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 9 के तहत इसकी अनुमति नहीं देता। OCI एक विशेष दर्जा है, एक स्टेटस है जो कुछ अधिकार देता है, लेकिन ये नागरिकता नहीं है। और फिर सुनने में आया कि PIO और OCI योजनाओं को मिला दिया गया। कंफ्यूजन होता था शायद। बिल्कुल, पहले 2 योजनाएं चलती थीं, PIO कार्ड और OCI कार्ड। इनके फायदे और नियम थोड़े अलग-अलग थे, जिससे लोगों में उलझन होती थी। इसलिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के जरिए इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। एक नई एकीकृत योजना बनाई गई जिसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा जाता है। PIO कार्ड योजना 9 जनवरी 2015 से बंद कर दी गई। और जिनके पास PIO कार्ड थे, उनका क्या हुआ? ये भी अधिसूचित किया गया कि उस तारीख को जिनके पास वैध PIO कार्ड थे, उन्हें स्वतः ऑटोमेटिकली OCI कार्ड धारक मान लिया जाएगा। तो अब ये OCI कार्ड होल्डर का स्टेटस पाने के लिए कौन पात्र हैं? एलिजिबिलिटी क्या है? मोटे तौर पर OCI कार्ड धारक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हैं: पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन आय संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक था, या आय संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था, या 3 ऐसे क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, या 4 ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता पोती या परपोता परपोती है। मतलब जिनका भारत से गहरा नाता रहा हो। हाँ, इसके अलावा ऊपर बताई गई श्रेणी आई में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा, एक नाबालिग बच्चा जिसके दोनों माता पिता भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है, और भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का जीवन साथी स्पाउस, और या OCI कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी जिसका विवाह पंजीकृत हो और आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम 2 साल तक लगातार चला हो। शादी के आधार पर भी मिल सकता है, लेकिन
क्या कोई रोक भी है? मतलब कौन एलिजिबल नहीं है? हाँ, एक महत्वपूर्ण इनएलिजिबिलिटी क्लॉज है। कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य देश के नागरिक हों या रहे हों, वो OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। ये एक बड़ा एक्सक्लूजन है। हाँ, केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, अगर वो अन्यथा पात्र न भी हो। इन OCI कार्ड होल्डर्स को अधिकार क्या मिलते हैं? What rights do they get? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन से अधिकार हैं जो उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह नहीं मिलते? OCI कार्ड धारकों को कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा है भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पज, लाइफ लॉन्ग वीजा। बार-बार वीजा लेने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत सुविधाजनक है। हाँ, उन्हें भारत में कितनी भी अवधि तक रहने के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRRO के पास रजिस्ट्रेशन कराने से छूट है। आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें NRIs के बराबर अधिकार मिलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बराबर, सिवाय कृषि या बागान संपत्ति खरीदने के। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। अच्छा, NRIs के बराबर। और वे भारत में बच्चों को अंतर्देशीय गोद लेने, इंटर कंट्री एडॉप्शन में भारतीय नागरिकों जैसे ही माने जाते हैं। भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए में NRIs जैसे माने जाते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों, संग्रहालयों, पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क भारतीयों जैसा लगता है। ये भी अच्छे फायदे हैं। प्रोफेशन वगैरह? हाँ, उन्हें कुछ प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनाने की अनुमति है, जैसा कि संबंधित कानूनों में है। लेकिन जो अधिकार उन्हें नहीं मिलते, वो जानना ज्यादा जरूरी है, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए। ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। हाँ। ये बताएं, उन्हें आर्टिकल 16 के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता का अधिकार नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। वे भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। मतलब उच्च संवैधानिक और न्यायिक पदों पर नहीं जा सकते। हाँ, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार, राइट टू वोट, नहीं है। वे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। वे राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने की पात्रता नहीं रखते। और जैसा पहले कहा, संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं है, सिवाय उन सेवाओं और पदों के जिन्हें केंद्र सरकार विशेष रूप से निर्दिष्ट करे। तो मूल रूप से उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही। उन्हें नागरिक और आर्थिक अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं। क्या कोई OCI कार्ड होल्डर अपना ये स्टेटस खो भी सकता है, जैसे नागरिकता खो सकते हैं? हाँ, OCI कार्ड धारक का स्टेटस भी समाप्त हो सकता है। दो मुख्य तरीके हैं। पहला है रिनंसिएशन, यानी त्याग। अगर कोई OCI कार्ड धारक खुद अपनी इच्छा से निर्धारित तरीके से अपना OCI कार्ड त्यागने की घोषणा करता है, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है और वो OCI कार्ड धारक नहीं रहता। और उसके परिवार का क्या? अगर वो त्याग करता है, तो उसके विदेशी मूल के जीवन साथी और नाबालिग बच्चे जिन्होंने उसके आधार पर OCI स्टेटस लिया था, उनका OCI स्टेटस भी खत्म हो जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है कैंसिलेशन, यानी रद्दीकरण। केंद्र सरकार कुछ आधारों पर किसी का OCI रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है। ये डेप्रिवेशन जैसा है नागरिकता के मामले में। इसके आधार क्या है? या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया हो। बी, अगर OCI कार्ड धारक ने भारत के संविधान के प्रति असंतोष या डिसलॉयल्टी दिखाई हो। सी, अगर उसने किसी युद्ध के दौरान, जिसमें भारत शामिल हो, अवैध रूप से दुश्मन के साथ व्यापार या संचार किया हो। डी, अगर OCI कार्ड धारक पंजीकरण के 5 साल के भीतर कम से कम 2 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो। ई, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों या आम जनता के हितों में ऐसा करना आवश्यक हो। या एफ, अगर OCI कार्ड धारक का विवाह, जिसके आधार पर उसे OCI मिला था, सक्षम अदालत द्वारा भंग कर दिया गया हो या भंग नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसे विवाह के दौरान उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो। तो सरकार इसे रद्द भी कर सकती है।
सोर्सेज में एक तुलना तालिका कंपैरिजन टेबल भी दी गई है, एनआरआई वर्सेस पीआईओ वर्सेस ओसीआई कार्ड होल्डर। क्या हम संक्षेप में मुख्य अंतरों पर एक नजर डाल सकते हैं, खासकर एनआरआई और ओसीआई के बीच, क्योंकि पीआईओ योजना तो अब है नहीं। हाँ बिल्कुल, ये अंतर समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये मूल रूप से एक भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। बस वो टैक्स कानूनों या फेमा के तहत निवासी नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादातर समय भारत से बाहर रहता है, जैसे काम या पढ़ाई के लिए। तो उसके अधिकार? उसे वो सभी अधिकार मिलते हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक को मिलते हैं, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल है, अगर वो वोटिंग के समय भारत में मौजूद हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। उसे भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। और ओसीआई? ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये व्यक्ति भारतीय मूल का होता है, लेकिन उसके पास विदेशी नागरिकता और विदेशी पासपोर्ट होता है। उसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ओसीआई के रूप में रजिस्टर किया जाता है। उसे भारत आने के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन से छूट है। उसे कई आर्थिक और शैक्षिक अधिकार एनआरआईज जैसे मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। हाँ, महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी पाना, ये सब नहीं मिलते। हाँ, अगर वो कुछ शर्तें पूरी करे, जैसे ओसीआई के रूप में 5 साल पंजीकृत रहने और आवेदन से ठीक पहले 12 महीने भारत में सामान्य रूप से रहने के बाद, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए नेचुरलाइजेशन के तहत आवेदन कर सकता है। तो एनआरआई भारतीय नागरिक है जो बाहर रहता है, ओसीआई विदेशी नागरिक है जिसे भारत में विशेष दर्जा मिला है। एकदम सही। और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन योजना अब ओसीआई में मिला दी गई है, तो उसकी बात करना अब उतना रेलेवेंट नहीं है। इस तुलना से एनआरआई और ओसीआई का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारतीय नागरिकता एक काफी विस्तृत और लगातार विकसित होने वाली अवधारणा है, अ कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, जिसके कई कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं। आज की चर्चा में हमने नागरिकता का मतलब समझा, ये किसे मिलती है और कैसे मिलती है, संविधान के समय और सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो तरीके हैं, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र समावेश। हाँ, और हमने ये भी देखा कि नागरिकता कैसे खोई जा सकती है, त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करने से। फिर हमने सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा और उसके कुछ अपवादों को देखा, और खास तौर पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के स्टेटस, उनके अधिकारों और उनकी सीमाओं पर विस्तार से बात की। हाँ, और असम अकॉर्ड के विशेष प्रावधान भी। बिल्कुल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये सारी जानकारी, ये सारे न्यूआंसेस समझना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क काफी व्यापक है। इसमें हमें विभाजन जैसे ऐतिहासिक संदर्भों, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का असर भी दिखता है, और भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने जैसी आज की जरूरतों, कंटेम्पररी नीड्स का प्रतिबिंब भी। एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पार्लियामेंट्री एक्ट जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके संशोधन के बीच के अंतर को समझना और ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। नागरिकता का विचार अक्सर एक भौगोलिक सीमा, एक टेरिटरी के अंदर मिलने वाले अधिकारों और कर्तव्यों से जोड़कर देखा जाता है। राइट। हाँ, पारंपरिक रूप से तो यही है, लेकिन आज के इस तेजी से ग्लोबलाइज्ड होती दुनिया में, जहां लोग बड़ी संख्या में दूसरे देशों में बसते हैं, लार्ज डायस्पोराज हैं और डिजिटल कनेक्शंस सीमाओं को धुंधला कर रहे हैं, भविष्य में राष्ट्रीय अपनेपन, नेशनल बिलोंगिंग और नागरिकता की अवधारणा कानूनी परिभाषाओं से परे कैसे विकसित हो सकती है? What could citizenship mean beyond legal definitions in the future? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा। नमस्कार।